इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं हैं? जियो मार्ट पे आज सेल चल रही है क्या? कल थी। अरे तो कल मंगाना था ना। आज भी है। संडे हो या मंडे, जियो मार्ट पर सामान मिले सबसे सस्ता एवरीडे। जियो मार्ट, हर घर का मार्ट। वंदे मातरम, आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रश्मि सिंह। श्रीलंका में हालत बेकाबू होती जा रहे हैं। स्थिति यह है कि घोर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में लोगों ने राष्ट्रपति का आवास तक घेर लिया है। श्रीलंका की सड़कों में कोहराम मचा है। आखिर वो कौन से कारण हैं जिसने श्रीलंका को इस हालत में पहुंचाया? श्रीलंका इस भंवर से कैसे निकले और भारत की अपनी क्या भूमिका हो सकती है? ये वो सवाल है जिसके जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन आज की जो तस्वीरें सामने आई, जिस तरीके से राष्ट्रपति वहां से गायब हो गए, भाग गए, और सड़कों पर देखिए अपार जन सैलाब, ये गुस्सा है जनता का महंगाई के प्रति। सवाल ये भी उठता है कि आखिर कैसे सोने की लंका इतनी कंगाली के स्तर पर पहुंच गई? न रोजी है, न रोजगार है, और कई समस्याएं हैं। महंगाई लगातार बढ़ती गई, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। आर्थिक संकट से जूझ रहे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका की हालत अब बहुत ही खराब हो चुके हैं। महंगाई से परेशान जनता ने बवाल किया, वो तस्वीरें भी देखी। आखिर कैसे हुआ लंका का इतना बुरा हाल, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे फैसले भी रहे हैं सरकार की तरफ से जिसकी वजह से ये नौबत चली आई। उसमें चीन का जिक्र करना बेहद जरूरी है, क्योंकि चीन के ऋण पाश नीति में श्रीलंका फंसता चला गया। 50 अरब डॉलर का कर्ज है, इसमें से 10% सिर्फ और सिर्फ चीन का है। जी हां, श्रीलंका के ऊपर अकेले चीन का ही $5 बिलियन से ज्यादा का खर्च है। खाने पीने की चीजों के लिए लोग परेशान हैं। ये देखिए आप किस तरीके से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है, सड़कों पर उतरे हैं। खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही है, जो आयात किया जा रहा है अब उस पर निर्भरता बढ़ गई है। इसकी वजह से दाम चरम पर है और घटती करेंसी वैल्यू भी। $1 की कीमत 380 श्रीलंकाई रुपये पहुंच गई है। क्या होगा श्रीलंका का हाल? भारत का क्या होगा कदम अपने पड़ोसी देश के लिए? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में भारत जैसे पड़ोसी देश से मदद की आस लगाए हुए हैं। भारत के लिए भी एक श्रीलंका में गवाई अपनी जमीन को वापस पाने का अवसर प्रतीत हो रहा है। खबरें यह भी मिल रही हैं कि पीएम से लेकर राष्ट्रपति तक इस्तीफा देंगे, क्योंकि जो हालात हैं उसके बाद कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। तो अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे तो क्या हालात होंगे श्रीलंका के? चीन का क्या कदम होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। और श्रीलंका के कुछ ऐसे कदम जिसकी वजह से आज ये हालत आई है। श्रीलंका के एग्री सेक्टर तबाह हो चुका है। लंका में छाए संकट के बादलों की तत्कालीन वजह सरकार का वो निर्णय भी रहा जिसमें सरकार ने देश को ऑर्गेनिक खेती का हब बनाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर को ही बंद कर दिया। और उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत जरूरी होता है देश के लिए, वो तबाह हो गया। दूसरी बड़ी बात, चीन के कर्ज के बोझ के तले श्रीलंका दबका गया। महंगाई बढ़ती गई और देखिए सड़कों पर उतरकर लोगों ने रोष जताया है। तो श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उबरने के क्या रास्ते हैं और भारत की क्या कोशिश होगी और दूसरे देश किस तरीके से सबक लेंगे? कुछ ऐसे सवाल जिनके हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। चर्चाएं खास शुरू करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। सतीश केसी जुड़ चुके हैं जो कि अर्थशास्त्री है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहला सवाल तो ये कि आखिर कैसे एक सोने की लंका इतनी कंगाली के स्तर पर पहुंच गई? रोजी नहीं है, रोजगार नहीं है और समस्याएं हजार हैं। निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर समस्या श्रीलंका के सामने है। और ये समस्या न केवल श्रीलंका के लिए बल्कि श्रीलंका की समस्या के कारण से हम पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की समस्या के रूप में इसे हम देख सकते हैं। लेकिन ये आज की अचानक एक दिन में उत्पन्न हुई समस्या नहीं है। ये पिछले कुछ सालों की गलत आर्थिक नीतियों की वजह से बनती है, जिसकी चर्चा आपने शुरुआत में कही और उसका निदान उस समय नहीं निकाला गया। और दुर्भाग्यपूर्ण था कि आर्थिक नीतियां, जब किसी भी देश की आर्थिक जरूरत और उसकी सोच को बाहरी शक्तियों के द्वारा निर्धारित किया जाता है तो संकट और विकट हो जाता है। और श्रीलंका के सामने यही चीजें दिखाई दी, क्योंकि जिस तरीके से चीन के ट्रैप में एक तो उसकी अपनी मुसीबत थी और उस मुसीबत में बाहरी आधार ने, बाहरी सोच ने उसके तमाम जो समीकरण है उसको बिगाड़ दिया।
क्योंकि चीन की जो एक सोची समझी नीति रहती है कि वहाँ की जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो आर्थिक संस्थाएं हो या राजनीतिक संस्थाएं हो, उनको करप्ट प्रैक्टिसेस के द्वारा, भ्रष्टाचार के द्वारा पूरी तरह से खत्म कर देना। और श्रीलंका उसका भुगतभोगी रहा है और ये कारण दिखाई दिया। परिवारवाद की राजनीति तो है ही, छोटे बच्चे के चारों भाई सरकार में थे, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, कोई विदेश मंत्री, कोई खाद्यान्न मंत्री। तो इस तरीके से श्रीलंका की समस्या केवल एक दिन में नहीं पनती है, ये पिछले कुछ सालों के आर्थिक नीतियों की वजह से पनती है और इसका निजात भी उनको दुरुस्त करके ही निकाला जा सकता है। फिलहाल स्थिति बहुत ही विकट है। संभव है कि रातों रात या कल तक राष्ट्रपति को त्यागपत्र भी देना पड़े या उनको छोड़कर विदेश भी भागना पड़े। ऐसे आपातकालीन स्थिति में श्रीलंका को भारत ने जो जितनी मदद करनी थी, मदद भारत ने की भी है और आने वाले समय में भारत इस बात को जताया भी है कि जहाँ जितना संभव होगा मदद करेंगे। आर्थिक संस्थाएं, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, वो मदद के लिए आगे बढ़ी हैं। तो ये विकट संकट है जो यूक्रेन और रशिया युद्ध के कारण से और गंभीर बन गया है। तो पूरी दुनिया की निगाह में इस समस्या का निजात भी बहुत जरूरी है, नहीं तो इसका स्पिल ओवर इफेक्ट बाकी अन्य देशों पर पड़ेगा और फिर माइग्रेशन और तमाम तरह की गलत चीजें पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैलेंगी, जिसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल पड़ोसी है, क्योंकि अगर पड़ोस में कुछ होगा तो उसका असर तो भारत पर भी पड़ेगा। उस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर गुरमीत सिंह जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गुरमीत सिंह। मेरा आपसे यही जानना चाहती हूं कि महंगाई को लेकर जनता का बवाल सबने देखा, किस तरीके से राजभवन में पहुंच गए और वहां पर राष्ट्रपति ही गायब हो गए। अब तो ये भी है कि इस्तीफा दे। ये बुरे हालात कैसे बन गए? अचानक तो बने नहीं है। क्या सरकार को संभलने का मौका नहीं मिला या चीन की जो रणनीति होती है, रणपाश नीति, उसमें फंस गया श्रीलंका? नेचुरली जो राजनीतिक नेतृत्व है उसने कई महीनों से ये इशू जी और राष्ट्रपति को वहां से भागना पड़ा। और जाहिर सी बात है कि एक सब्र का पैमाना होता है। जब जनता को बहुत समय से राहत नहीं मिली तो उनको उस समय कोई और रास्ता नहीं नजर आया और श्रीलंका की सरकार ने अपने तरफ से ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल कोशिश नहीं की होगी, लेकिन वो इस कोशिश में विफल तो रहे ही। और इसी वजह से आज जो देश है उसको दिवालिया, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो भी उसको दिवालिया मान के चल रही हैं। और जो श्रीलंका की मुद्रा है, आपको मालूम ही होगा, उसका बहुत गिर गई वो डॉलर के मुकाबले। बिल्कुल, $1 380 श्रीलंकाई रुपए। इसी पे भी मैं आपसे चर्चा करना चाह रही थी, इसका क्या असर होगा? देखिए, खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही, वो बहुत जरूरी है। पेट्रोल डीजल के दाम वो तो आसमान छू ही रहे हैं। ये आयातित जो चीजें हो रही हैं उसमें भी मुश्किल है। अब आगे क्या स्थिति होगी? देखिए, बहुत मुश्किल है। निश्चित ही उन्होंने भारत से भी मदद मांगी है, चीन से भी मदद मांगी है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF कहते हैं उससे भी मदद मांगी है। ये सारी खबरें आ रही क्योंकि उनके पास जो विदेशी मुद्रा का भंडार है वो बहुत कम रह गया है। तो उसकी वजह से जो उन्होंने चीजें खरीदनी है, रूस के जो युद्ध है उसका भी ऐसा कहा जा रहा है कि उसका फर्क पड़ा है, क्योंकि जो तेल की कीमत है वो बढ़ गई है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। और जब उनकी अपनी मुद्रा गिर गई है तो जाहिर सी बात है कि अगर आपकी अपनी मुद्रा में जो चीज मुझे $100 में लेनी होती है और अगर मेरी मुद्रा गिर जाए तो नेचुरली मुझे वो और ज्यादा उसके लिए भुगतान करना पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया कि उनकी जो विदेशी मुद्रा भंडार है, फॉरेन रिजर्व जो है, वो निम्नतम स्तर पर पहुंच गए हैं। तो उसकी वजह से ये समस्या उनके सामने आई है। और जहां तक आगे की बात है, देखिए ऐसा है, एक समय आपको याद होगा बहुत पहले भारत में भी ये कहा गया था कि गिरवी रखा गया सोना, अगर आपको याद हो, चंद्रशेखर जी तब प्रधानमंत्री थे। और फिर धीरे धीरे स्थितियां संभल भी जाती हैं। तो ऐसा तो हमें उम्मीद तो यही करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से तो बहुत भयावह स्थिति हो जाएगी। देखिए, अगर आज वो राष्ट्रपति आवास में घुस गए लोग, लेकिन जब लोगों को नहीं मिलेगा तो फिर वो दुकानें लूटेंगे, एक दूसरे पे मारकाट होगी, इस तरह के इंसिडेंट भी होंगे। तो वो ना हो तो अच्छा है। और जैसे आपने कहा कि हमारा पड़ोसी प्रदेश है, पड़ोसी देश है और हमारे उनसे संबंध बहुत पुराने हैं, कई तरह की सांस्कृतिक तौर पे भी और दृष्टियों से भी। तो अगर वहाँ पर कोई इस तरह की अराजकता की स्थिति बनती है तो वो बहुत चिंता की बात होगी। वहाँ के प्रधानमंत्री ने, जहाँ मैंने जितना लास्ट में सुना था, वो यही था कि उन्होंने एक आपात बैठक बुलाई है और संभवतः वो आगे क्या उसमें कर सकते हैं उसकी ओर वो कोशिश करेंगे। लेकिन जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी कुछ नीतियों के कारण
जैसे कि उन्होंने मैंने पढ़ा था कि केमिकल जो फर्टिलाइजर थे उसको बैन कर दिया था। तो उसकी वजह से फसल में दिक्कत आ गई, फिर उन्हें वो फैसला वापस लेना पड़ा। तो इस तरह के कुछ निश्चित ही फैसले तो रहे ही, जिसकी वजह से देखिए उसने तो फिर श्रीलंका के एग्री जो सेक्टर है उसे ही तबाह कर दिया, और उसका नुकसान बहुत ज्यादा। आप सोचिए ना, जब चीजें नहीं हो पाएंगी तो आयातित होंगी, कितना हो पाएगा, ये बहुत जरूरी है। चलिए, भारत के लिहाज से एक सवाल मेरा, अर्थशास्त्री है हमारे साथ, सतीश केसी साहब आपसे है। आपसे मेरा सवाल ये है कि ये जो हालात है पड़ोसी देश में, जो कुछ चल रहा है, भारत पर इसका क्या असर होगा, ये समझाने की कोशिश करिए। सतीश के सिंह साहब, आपसे ही मेरा सवाल था। देखिए, भारत पर इसके असर तो निश्चित रूप से अच्छे नहीं होंगे, और यह भी हम जानते हैं कि समस्या का हल भी भारत के से बेहतर संबंध बनाकर ही, जो देखिए प्रक्षेप और बाकी तमाम तरह की चीजें, भारत अपने फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी के तहत इन चीजों को इजाद किया। भारत बांग्लादेश संबंध एक मॉडल के रूप में अन्य देशों के लिए उभर कर सामने आया कि इन दो देशों के बीच में अच्छे संबंध से प्रोस्पेरिटी कैसे पनप सकती है, वो बांग्लादेश के सामने दिखाई दिया। तो उसी तरीके के नया प्रयास श्रीलंका और बाकी तमाम दक्षिण एशियाई देशों को करने की जरूरत है, क्योंकि दूर दराज के बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप से वहाँ का आर्थिक विकास नहीं होगा। हम जानते हैं कि श्रीलंका एक द्वीप देश है और उसकी इकोनॉमी टूरिज्म और इम्पोर्ट ड्रिवेन है, और जब दो ऐसी व्यवस्थाएं हैं, जब वहाँ पर राजनीतिक अशांति है तो टूरिज्म ऐसे ही बहुत बैडली अफेक्टेड है। इम्पोर्ट भी कई कारणों से प्रतिबंधित है, उसमें भी दिक्कतें आ रही है। रशिया यूक्रेन के कारण से जो एनर्जी क्राइसिस है, तेल और बाकी पेट्रोलियम, वो चुनौती के रूप में सामने खड़ा है। तो निश्चित रूप से ये उसकी लोकतांत्रिक परंपराएं बहुत मजबूत है। जब इतनी आर्थिक संकट है, उभर पाएगा? निश्चित रूप से अगर वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियां एक स्वरूप में आती हैं और जनता के इच्छाओं के, जनता के सोच के अनुरूप तैयार होती हैं, तो निश्चित रूप से भारत सामने खड़ा है। भारत एक पड़ोसी देश के रूप में, एक बड़े भाई के रूप में उसके संकट को दूर करने का हर संभव प्रयास करेगा, पहले भी करता आ रहा है। लेकिन सर देखिए ना, श्रीलंका में भारत के लिए चुनौती भी तो बनता जा रहा है ना। चीन भी तो है ना वहाँ पे, ड्रैगन भी तो नजरें गड़ाए हुए हैं। आप 10% सोचिए, 10%। नीतिगत फैसले पर श्रीलंका और तमाम दक्षिण एशियाई देशों को सोचना होगा कि आप चीन के पाले में, चीन के इशारे पर आप चलना चाहते हो, या भारत जो आपका सहयोगी देश है, भारत एक बड़ा देश है, उसके साथ मिलकर अपने आर्थिक विकास को अंजाम देना चाहते हो। तो ये निर्णय इन देशों को करना होगा। उसका परिणाम भी श्रीलंका, पाकिस्तान और अन्य देशों के सामने देखा जा सकता है। मालदीव में देखा जा सकता है कि कैसे चीन ने अपने करप्ट प्रैक्टिसेस के द्वारा वहाँ के इंस्टीट्यूशन को पूरी तरह से बिगाड़ दिया, और बिगड़ने के बाद स्थिति इतनी भयावह हो गई कि आज प्रेसिडेंट हाउस में घुसकर लोग पूरे वहाँ को हत्या चुके हैं। तो ये संकट से उबरने के लिए आपको एक सुनिश्चित एक संयमित प्रयास करने होंगे। राजनीतिक तंत्र को सुधारना होगा, और राजनीतिक तंत्र से फिर आर्थिक व्यवस्थाओं को बहाल करना होगा। अभी संकट है, अभी हम नहीं कहते कि अचानक ये सुधर जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से वहाँ की जड़ें जो है, लोकतांत्रिक परंपरा की जड़ जो है वो मजबूत है। करीब 60-70 सालों का एक मजबूत इतिहास है। तो नहीं लगता कि वो देश संकट में पूरी तरह से बिखर जाएगा, लेकिन कई समस्याएं श्रीलंका में आई है, उससे उसने निजात पाई है। ये आर्थिक समस्या है, उससे भी निजात मिलेगी अन्य देशों के सहयोग से। भारत की भूमिका अहम होगी, अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका अहम होगी। तो निपटने के बाद फिर वहाँ के नेता को सोचना पड़ेगा, राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा कि किस नक्शे कदम पर हमें आगे की नीतियों को निर्धारण करना है। चीन के इशारे पर चलना है, उसका सैटेलाइट स्टेट बनना है, या भारत के साथ अपने संबंधों को सुधार कर, बेहतर संबंध सुधार कर ट्रेड को बढ़ावा देना है और अपनी स्थिति को बेहतर बनाना है। बिल्कुल। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर गुरमीत सिंह जी। देखिए ना, पीएम भी इस्तीफा दे दिया, अब वहां पर जब इतनी भीड़ पहुंची तो राष्ट्रपति भी भाग गए। अब ये जब है ही नहीं लीडर, तो फिर क्या होगा आगे? कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता इस बारे में कि आगे क्या होगा, क्योंकि निश्चित ही जो स्थिति है वो चिंताजनक है। केवल उम्मीद ही की जा सकती है। केवल हम तो यहाँ भारत
पड़ोसी, एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते ये उनके लिए कामना कर सकता है कि वो इस संकट से पार पा लें, क्योंकि ऐसा नहीं कि ऐसी स्थितियां जो वित्तीय आर्थिक कुप्रबंधन ही है ना बेसिकली, तो उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और चरमराने के कारण एक दिवालियेपन के कगार पर पहुंच गई और उसके कारण जो जरूरी चीजें हैं उनकी किल्लत हो गई है। बड़ी स्पष्ट सी बात है। तो नेचुरली अब राजनीतिक बदलाव तो वहां पर होंगे, क्योंकि जो जनता का आक्रोश है वो जो राजनीतिक नेतृत्व है उससे निश्चित ही तौर पर वो उन पे गुस्सा उनका निकला है और वो गुस्सा जो निकला है वो जाहिर सी बात है कि वो लाजमी बात है कि जब किसी को अगर देखिए पेट तो भरना सबसे पहली प्राथमिकता है, तो अगर किसी का उनका अगर पेट नहीं भरेगा लोगों का तो वो फिर निश्चित ही इस तरह के सड़कों पर जिस तरह के आज दर्शन वहां पर हुए हैं वो होंगे। तो जाहिर सी बात है कि अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो हैं और अंतर्राष्ट्रीय जो कुछ देश हैं जो मदद करने की स्थिति में हैं वो उनकी अगर मदद करेंगे तो वो लोग इससे बाहर। लेकिन मदद नहीं मिल रही ना, IMF से भी अभी कोई मदद नहीं मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में श्रीलंका की साख गिरती भी जा रही है। ऊपर से चीन नजरें गड़ाए बैठा हुआ है। आप सोचिए ना, 50 बिलियन डॉलर 50 अरब डॉलर की जो कर्ज है उसमें से 10% करीब 5 बिलियन डॉलर तो चीन का ही है। तो चीन का क्या रुख होगा? वहां पर एक बेस बनाना चाहता है और भारत को भी इस पे नजर रखनी होगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि भारत पड़ोसी राज्य है और चाहे हम जितना भी कह लें जो अंतर्राष्ट्रीय जो बाकी देश होते हैं वो अपना हित भी साथ में देखते हैं जब किसी की मदद करते हैं, मानवता के आधार पर भी करते हैं, ऐसा नहीं मैं कहता, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अपने हित भी होते हैं। तो भारत को ये नजर रखनी पड़ेगी। और जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि जो उनका राजनीतिक नेतृत्व है, जो उनका ब्यूरोक्रेसी है, जो बातचीत करती है, जो उनके इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी विफलता तो आई, क्योंकि अगर समय से बात की गई होती, अब रातों रात तो ये डिस्कशन होते नहीं है, आप जानते ही हैं, तमाम संगठन हैं उनमें हर देश के प्रतिनिधि होते हैं, हमारे इनके राजनयिक होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, इन सब की इसमें भूमिका होती है और उन सब के जो उनको निर्देश देने वाली जो संस्था है वो राजनीतिक नेतृत्व है उस देश का, क्योंकि वो जो आगे लोग जो बात करते हैं वो लोग उनके निर्देशों के आधार पर उनके बिहाफ पे बात करते हैं। तो अगर कोई मदद नहीं, अच्छा दूसरा ये भी बात सही है कि हर देश एक अपनी किस्म के दबाव में भी है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी अपने दबाव में है, तो उन सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं। लेकिन निश्चित ही ऐसा नहीं मैं मानता कि इसका मतलब कोई श्रीलंका की मदद हो नहीं सकती या होगी। बिल्कुल, भारत भी इसी कोशिश में है, पड़ोसी भी है, रिश्ते भी अच्छे हैं तो कोशिश तो करेगा। ये हमारे साथ सतीश जी जुड़े हैं, अर्थशास्त्री। सतीश जी, अर्थव्यवस्था किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी होती है। हर देश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। इंडिया के लिहाज से और बाकी देशों के लिहाज से मेरा सवाल आपसे ये है कि श्रीलंका से क्या सबक लेना चाहिए बाकी देशों को? श्रीलंका से देखिए, एक तो सीधा संपर्क जो रणनीति है, आर्थिक रणनीति है, उससे आदमी को सजग रहना पड़ेगा और उन देशों को, विशेषकर दक्षिण एशिया के देशों को। आप देख लीजिए कि ODR के स्थापना के बाद से जिस तरीके से उसके साथ पूरे दुनिया के देशों में सिल्क रूट के नाम पर ज्वाइन करने पर इंटीग्रेट करने की कोशिश की गई, उसमें से 25 ऐसे देश हैं जिन्होंने शिकायत की है कि चीन नव उपनिवेशवाद को बढ़ावा दे रहा है। यहाँ तक कि मलेशिया जैसा देश तो दक्षिण पूर्व एशिया का महत्वपूर्ण देश है, बड़ा देश है, उसके राष्ट्रपति ने 2015-16 में कहा था कि चीन पूरे दुनिया को अपने मुट्ठी में करना चाहता है और उपनिवेशवाद को बढ़ावा देना चाह रहा है। तो अगर ये चिंता उन देशों को अगर है, उनको लगता है कि इस रणनीति से समस्या विकट होगी, तो उन्हें सजग रहना होगा और अपने आंतरिक जो अन्य संगठन है, आर्थिक संगठन, उनके साथ जुड़कर एक व्यापार को बढ़ावा देना होगा, जहां पर एक दूसरे को मारने पीटने की और गिराने की नौबत नहीं आए। 2008 में भी आर्थिक संकट दक्षिण एशिया में आए थे, उससे पहले भी विश्व में संकटें आई हैं, ऐसा नहीं है एक देश से हटकर कई देशों में आई हैं, उसका निजात मिला है। हमें लगता है कि अभी संकट बहुत विकट है श्रीलंका के लिए और नेतृत्व का पूरी तरह से एक राजनीतिक नेतृत्व उनके सामने नहीं है। अच्छा देखिए ना, कोरोना काल, ये दो साल बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं हर देश के लिए। वहां पर भी रीढ़ की हड्डी टूट गई श्रीलंका की, लेकिन भारत के लिहाज से देखिए, भारत संभला, भारत ने समझा
और घर पे ही जो बातें की गई लोकल वोकल की, मेड इन इंडिया की, उसकी सपोर्ट की वजह से इंडिया बहुत उबर सका है। शायद श्रीलंका को ये सारी चीजें ध्यान देनी थी, सीख लेनी थी भारत से। मेक इन इंडिया का जो अप्रोच भारत का है कि संकट जैसा हम लोग कहते हैं कि संकट अपॉर्चुनिटी को जन्म देता है, क्राइसिस क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी, और भारतीय प्रधानमंत्री ने उस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। ये फॉर्मूला अन्य देशों को भी समझना होगा, उसका अनुपालन करना होगा। अगर अनुपालन नहीं करने की भी क्षमता है तो कम से कम भारत के साथ एक बेहतर सोच और समझ, क्योंकि सांस्कृतिक आधार जब हम इन देशों की चर्चा करते हैं तो ये कहते हैं कि भारतीय महाद्वीप के देश है, यानी हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है वो तकरीबन इन सारे देशों में एक समान है। धर्म अलग हो, जाति अलग हो, लेकिन संस्कृति एक है। तो उसे आबद्ध होकर, उसे जुड़कर अगर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो बाहरी शक्तियां इन पर नजर नहीं लगा पाएंगी और उनकी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाएं हैं उनकी अनुरूप चलेंगी, न कि बाहरी शक्तियों के निर्देश पर चलेंगी, जो पहले होता आ रहा था, चाहे अमेरिका के इशारे पर, चाहे आज चीन के इशारे पर। उन चीजों को रोकना भारत के लिए भी जरूरी है और उन छोटे छोटे दक्षिण एशियाई देशों के लिए। अच्छा, समुद्री रास्ता भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चीन की भी उसी की तरफ नजर है, भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो बंदर का। बिल्कुल, इंडो पैसिफिक का जो हमारा क्षेत्र है, सिक्योरिटी का, इसे कल्चर के रूप में देखें या जियो इकोनॉमिक्स के रूप में देखें या जियो सिक्योरिटी के रूप में देखें, ये भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आधार है। श्रीलंका, मालदीव ऐसे दो देश हैं जो हमारे इंडियन ओशन को और इंडो पैसिफिक से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण आधार है, वो एक तरह से लिंचपिन है। इसलिए हम श्रीलंका के किसी भी संकट को यूं ही नहीं छोड़ सकते, उसकी समस्या हमारी समस्या है। बिल्कुल, पड़ोसी की समस्या हमारी समस्या है, उसका असर भी पड़ेगा। शुक्रिया आपका सतीश जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, और गुरमीत जी भी जुड़े हमारे साथ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल श्रीलंका आर्थिक संकट से गुजर रहा है। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, उसका इस संकट से उबरना बहुत जरूरी है। बेशक श्रीलंका को अपनी आर्थिक नीतियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, वो दुनिया के देशों के लिए सबक है। साथ ही श्रीलंका ने प्राकृतिक आपदा और आंतरिक अशांति जैसी स्थितियां झेली हैं। दुनिया में श्रीलंका पहला मुल्क नहीं जो आर्थिक संकट का सामना कर रहा हो। कई मुल्कों ने इस तरह की स्थितियां झेली, लेकिन बाद में वो तेजी से आगे बढ़े। आशा की जानी चाहिए कि श्रीलंका में हालात काबू में आएंगे। तो इसी के साथ चर्चा खास में इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।